नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज के मुद्दे का। पश्चिम बंगाल में मतदान से ठीक पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांथी की रैली से तृणमूल कांग्रेस को घेरा, तो अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विष्णुपुर की रैली से बीजेपी पर निशाना साधा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बाहर से गुंडे ला रही है और बंगाल में प्रचार कर रही है। जो बंगाल के लोग हैं, हम उन्हें बाहरी नहीं कहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से भगवा कपड़े पहने हुए और गुटखा चबाने वाले गुंडों को यहां पर भेजा जा रहा है। वो लोग हमारे कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि दिल्ली की सड़कों पर किसान कई महीनों से बैठे हैं, कई किसानों की जान चली गई, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने चुप्पी साधी हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। उधर प्रधानमंत्री ने कांथी में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अहंकार को मुद्दा बनाया। ममता पर सीधा हमला करते हुए मोदी ने कहा कि दीदी किसी की नहीं सुनती, सुन नहीं सकती, लेकिन देख तो ले। अपने इस भाषण से पहले मंच पर मोदी ने एक कार्यकर्ता के पांव भी छुए। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की जिद की वजह से बंगाल के किसान पीएम किसान सम्मान निधि के फायदे से वंचित रह गए। मोदी ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सभी किसानों को पिछले 3 साल की किसान सम्मान निधि एक साथ देने का वादा किया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होनी है। इस दिन यहां 30 सीटों के लिए मतदान होगा। दीदी, यहाँ का बच्चा बच्चा ये आपका खेला समझ गया है और इसलिए 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लोकेरा आपना के दौड़जा देखाबे। लोकेरा आपना के दौड़जा देखाबे। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। पूरनचंद्र दास, मदन घड़ाई, शेख लियाकत अली, वासुदेव माइली और गोकुल चंद्र जना, मेदिनीपुर की ऐसी अनेक संतानों को तृणमूल ने शहीद किया है। इसकी सजा भाजपा सरकार तो देगी ही, लेकिन उससे पहले पोलिंग बूथ पर हमारी माताएं बहनें आपके कुशासन को सजा देने का तय। चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएमसी से संजय चक्रवर्ती जी इस समय जुड़े हैं, इनके अलावा राहुल आनंद जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। राहुल जी, पहले आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। आज एक बार फिर से बाहरी का मुद्दा उठाया गया। आज ममता बनर्जी जब रैली को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी से भगवाधारी गुंडों को यहां पर बुला रही है, जो गुटखा चबाते हैं और हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं। बात ये है कि ममता बनर्जी की जो भाषा है। हेलो, आवाज आ रही है राहुल जी, बताइए। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली बात यह है, जो ममता बनर्जी जी की जो भाषा है वो किसी भी आदरणीय मुख्यमंत्री को शोभित नहीं होता है, क्योंकि भाषा की श्रृंखला का जब हम सजावट करते हैं तो हम अच्छे बातों को भी बता पाते हैं और गलत बातों को भी बताते हैं। लेकिन ये जो बाहरी का जो मुद्दा है, असल में बाहरी को तो ममता दीदी ने बसा रखा है, जिसका वो हर वक्त समर्थन करती है घुसपैठियों की, क्योंकि पूरे देश ने देखा है कि सबसे ज्यादा अगर बेचैनी है तो वो बंगाल में ही बेचैनी है सीएए एनआरसी का विरोध करने का। और जहां तक भगवादारी का उन्होंने सवाल उठाया और गुटखे खाने वालों का उठाया है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का अपमान है। वो इसलिए अपमान है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते
भाजपा की कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता कहीं भी किसी भी राज्य में जा सकता है। ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, इसका संविधान हमें इसकी आजादी देता है। लेकिन ये जो बाहरी का जो मुद्दा है, जो वो कहती है, तो ये उनको भी अपने पे लागू करना चाहिए कि जब 2019 का जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो उस समय भी ममता दीदी इधर उधर जाती थी प्रचार करने के लिए। वो बिहार भी गई थी मोदी सरकार का विरोध करने के लिए। और यही नहीं, आपको याद होगा कि जब इन लोगों ने एक थर्ड फ्रंट बनाया था कर्नाटका में, और जब सारे नेता स्टेज से खड़े होकर हाथ हिला रहे थे, तो उस समय भी वो बाहरी थी कर्नाटका के लिए, जबकि हर राज्य के लोग वहां गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो अति महत्वाकांक्षी जो बोली है, वो कहीं ना कहीं इनके घमंड को दर्शाता है। और जहां तक गुंडों की बात है, तो गुंडे तो उन्होंने पाल रखे हैं। आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल ही एक हमारे देश का ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। वहां जय श्री राम कहने पे लोग आग बबूला हो उठते थे, टीएमसी के लोग। तो गुंडे कहाँ हैं, ये तो ममता दीदी के खुद घर में पता चलता है। और मैं मानता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को ये जो गुंडे वाली बातें हैं, एक शब्दों की मर्यादा में ही करनी चाहिए। हर किसी को आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। वो हमारी प्रतिद्वंदी है, अगर चुनाव के अखाड़े में खड़ी है तो वो हमारी प्रतिद्वंदी है। हम उनके तर्क से और वितर्क से इसका जवाब दे सकते हैं और अच्छे से दे सकते हैं। वो खेला होने की बात करती है, हम विकास होने की बात करते हैं, तो दोनों में अंतर है। और यही बात है कि वहां की जो जनता है, जनता जनार्दन है, वो हमें एक बार पुनः एक बार मौका देगी उस सत्ता पे काबिज होने के लिए। जी बताइए संजय चक्रवर्ती जी, आज किसान सम्मान निधि की बात एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने मंच से उठाई और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो एक साथ सम्मान निधि दी जाएगी। अब तक जितनी भी राशि रोकी गई थी ममता बनर्जी के द्वारा, वो एक साथ अब प्रदान की जाएगी। जी, रोकी किसने थी? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वो रोका ही किसने था? केंद्र सरकार ने खुद ही रोका था, क्योंकि सब कुछ तो केंद्र सरकार के हाथ में है। ये बात तो आपको पता ही होगा कि केंद्र सरकार के पास आधार से सारे अकाउंट लिंक है, किसान के अकाउंट भी लिंक है, सबके हम लोगों के भी अकाउंट भी लिंक होता है। और केंद्र सरकार अगर चाह लेती तो खुद ही अपने आप जो है उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा सकती थी। 70 लाख किसान पता है, लेकिन पैसा 1 लाख लोगों को नहीं पहुंचा पाया, 1 लोगों को नहीं पहुंचा पाए। भाई ये तो केंद्र सरकार की पहले से ही नीति बना रखी थी कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से लोगों को बरगलाना, और ये बरगलाते शुरू से चले आ रहे हैं। आप इनका इतिहास 2014 से उठा कर देख लीजिए। बरगला करके ये शासन करने आए थे, लोगों को ये बरगलाया कि हम जो है 2G घोटाले, 3G घोटाले, 4G घोटाला, कोयला घोटाला, ये घोटाला, तो घोटाला, भ्रष्टाचार अगर नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया। फिर इन्होंने मुद्दा बनाया कि जो है जितने भी भ्रष्टाचारी है सबको जेल में पहुंचाएंगे। इन्होंने जो है लोगों से वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार हर साल जो है आपको देंगे। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे। इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहाँ गए ये सारे वादे? कहाँ चले गए ये सारे वादे? केवल और केवल सिर्फ झूठ प्रचार, झूठ का प्रचार, जुमलाबाजी कर करके हिंदू मुस्लिम जय श्री राम। अरे भाई, राजनीति करना है तो राजनीति की बातें करो, विकास की बातें करो। ये सब क्या जय श्री राम करना और जो है आपको ये सब बात करना? अरे ये मंदिर में जाके करो ना, मना किसने कर रखा है आपको? मंदिर में जाकर आप जो जय श्री राम करो, श्री राम करो, खुद भी करो। लेकिन आप राजनीतिक रूप से मंच में आप इन सब बातें कर करके आप लोगों को बरगला रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। अंग्रेजों वाली पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी अपना रहे हैं। डिवाइड एंड रूल वहाँ लोगों को केवल सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं कि आप एक धर्म से दूसरे धर्म को नफरत की निगाह से देखें। आप देखो 2014 के बाद से नफरत की राजनीति शुरू हुई है। उसके पहले नफरत की राजनीति नहीं थी। लोग काम करते थे अपने हिसाब से, जैसा चलता था उसी हिसाब से। लेकिन नफरत की राजनीति अगर शुरू हुई तो 2014 से शुरू हुई है, और उसके बाद ही धीमे धीमे फैलती चली जा रही है। और कुछ इनके फायरब्रांड नेता हैं जिनको नफरत करने के लिए एक विशेष जगह में भेजा जाता है, और वहां जाकर के वो नफरत को फैलाते हैं ताकि जो है पोलराइज कर सके, वोट बैंक को पोलराइज कर सके। और इसी नीति के तहत बांटो और राज करो की बात कर रहे हैं ये लोग। जी मैम, बताइए राहुल आनंद जी। देखिए, मैं सबसे पहले संजय जी के सवालों का जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि आपको रोका किसने है किसान सम्मान निधि देने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि किसान सम्मान निधि हर राज्य को दी जाती है और राज्य उसको डालता है किसानों के अकाउंट में, और ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक स्मार्ट सिटी की बात की, तो मैं आपको बता दूं स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए वहां पे अंकों का सर्वेक्षण होता है, और उस अंक में आने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मेरी बात को पूर्ण हो जाने दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ
मैं बता देता हूं, बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है, लेकिन आज तक पटना स्मार्ट सिटी के कैटेगरी में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि गंदगी फैलती है। सर्वेक्षण के लिए अगर लोग आते हैं तो वहां पे गंदगी फैली होती है। गंदगी को दूर करिए। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं समझूंगा आपकी बात को। और आपने बात किया डिवाइड एंड रूल की बात, जो हिंदू मुसलमान की आपने बात की, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो सेकुलरिज्म वर्ड जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो नकली सेकुलरिज्म नेता बनने का आप लोग नाटक करते हैं। मैं बताता हूं कैसे करते हैं। क्योंकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में आज ममता दीदी को खुद को हिंदू साबित करना पड़ता है, चंडी का पाठ करना पड़ता है, और वही ममता दीदी है जो कहती है, देखिए मेरी बात को पूर्ण होने दीजिए संजय जी, फिर आप बोलिएगा। मेरी बात को पूर्ण होने दीजिए। एक शिष्टाचार डिबेट में हम बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, अच्छा लगेगा सुनने में। तो आपको जब उस बाहुबल क्षेत्र में आपको जब चंडी पाठ करने की आवश्यकता पड़ती है, और आप ही कहते हैं कि मैं मुस्लिम धर्म का सम्मान भी करती हूं और मुझे अनजान भी आता है पढ़ने, जो लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज आप सेकुलरिज्म को अलग अगर कर दीजिए तो आप तो हिंदू को भी छल कर रहे हैं। और हमने क्या किया? हमने आज तक हमने हिंदुत्व पे ही लड़ाई लड़ा, और हिंदुत्व पे ही है। क्योंकि आज हमारे देश के जितने भी मुसलमान वोटर हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भाजपा को समर्थन नहीं किया है। अगर समर्थन नहीं किया तो भाजपा को इतना वोट कहां से आता है? और मैं आपको दूसरा चीज बता दूं, हमने कभी भी हमने नफरत की राजनीति नहीं की है। 2014 का अगर आप इतिहास उठा लेंगे तो आप मुझे बताइए कि कहां कहां दंगे हो गए। उत्तर प्रदेश जो दंगों का राज्य कहा जाता था, वहां कितने दंगे हो गए योगी जी के आने के बाद। हाँ, अगर गलत तरीके से कोई कुछ करता है तो उस पे योगी मॉडल आज अपनाया जा रहा है। उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। अगर हम घर में रहते हैं, अगर हमारा लड़का, हमारा बेटा अगर वो अनुशासन में नहीं रहता है तो उसे पिता अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। तो पाठ पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पिता जो है अपने बच्चे में नफरत पैदा करता है। ऐसी बात कहीं नहीं है। और हाँ, और जहां तक आपने बात की है रोजगार को लेकर, तो आपको ये भी मैं अनुसरण करा दूं कि एमएसएमई के अंतर्गत सबसे ज्यादा लोन बांटा गया है बैंक की तरफ से, जो 10 लाख रुपए तक विदाउट गारंटी की दिए जा रहे हैं, मुद्रा लोन जिसको बोलते हैं। उसमें रोजगार, मैं बता रहा हूँ रोजगार, इसमें रोजगार सृजन करने की स्थिति पैदा की जाती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। और जहां तक बात है छद्म राजनीति की और शून्य मानसिकता की राजनीति की, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है और उस पर वो कभी रहती भी नहीं है। देखिए, जनता जनार्दन सर्वे सर्वा है। हम कोई भी अगर काम करते हैं तो सबका साथ सबका विकास को लेकर चलते हैं। हमने किसी भी मैं बताता हूं, अगर आप ओवैसी जी को देख लीजिए, अगर आप और भी अन्य मुस्लिम नेताओं को देख लीजिए, वो सब लोग ये कहते हैं कि, मैं बता रहा हूं कि सब लोग ये कहते हैं कि मोदी ऐसा कर रहा है, मोदी ऐसा कर रहा है, मोदी ऐसा कर रहा है। लेकिन क्या कभी मोदी जी को आपने सुना है ये कहते हुए कि ओवैसी ने ये किया है और ममता दीदी ने ये किया है? हाँ, कहते हैं, लेकिन विकास की बातों पे हम ये बात करते हैं, विकास की बातों पे हम बात करते हैं। इसलिए हम विकास की रफ्तार के साथ चलना जानते हैं। यही चीज है कि पटरी पे लाना है, और वहां जो असामाजिक तत्व बचे हैं, जो बाहरी हैं, जिसे बाहरी का आप कहते हैं, उन बाहरी को हम पहले कैबिनेट में CAA NRC निकालकर सबसे पहले बाहर करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। और किसानों की जहां तक बात है, जो आप मेरी बात को पूर्ण ध्यान दीजिए, और जहां तक किसानों की बात है तो मैं आपको बता देता हूं, किसानों की सारी तार्किक मांगों के लिए सरकार प्रतिबंधित है और वो सारा वो चीज करेंगे, लेकिन वो होनी चाहिए सही दिशा में। अगर आपकी मांगे की दिशा सही है तो सरकार उसके साथ खड़ी है। आपके यहाँ राकेश टिकैत जी भी गए थे तो कितने किसानों को भरमा लिया। एक बात बताइए मुझे, क्या जो वेस्ट बंगाल है वो क्या हमारे देश से बाहर का चीज है? कभी नहीं। हमारे देश का एक राज्य है, लेकिन वहां क्या कभी आपने देखा है किसानों को विरोध करते हुए? जबकि अभी सबसे ज्यादा विरोध होना चाहिए वहां पे। कहीं किसान विरोध में है? कहीं नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि किसान समझते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, उनको एक मौका मिलना ही चाहिए। ये है रेस्पेक्ट वहां की जनता का। ठीक है, संजय चक्रवर्ती से इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय चक्रवर्ती जी, आपका रुख कर लेते हैं। तमाम बातें आपने राहुल आनंद जी की सुनी होंगी, अब एक एक करके आप उनकी तमाम बातों का जवाब दे दीजिए सर। राहुल जी ने ये बताया कि किसानों के बारे में, किसानों को वहाँ पे बरगलाने के लिए या भड़काने के लिए गए थे और लोग नहीं भड़के। क्यों नहीं भड़के? अभी उसके पीछे गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसान ऑलरेडी, पश्चिम बंगाल का किसान बड़ा समझदार है और क्योंकि उनको पता है ममता बनर्जी ने किसानों के लिए क्या क्या किया है। अभी ये किसान निधि के बारे में 6,000 रुपये सालाना की बात करें, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ममता बनर्जी जी ने 8 साल से किसानों को 10,000 रुपये सालाना दिया है। ये आप चेक कर लीजिएगा, 10,000 रुपये सालाना किसानों को दिया जाता है। साथ में 18 साल से 60 साल के बीच में जितने भी किसान हैं उनकी बीमा की 2 लाख का बीमा दिया जाता है। वो बीमा की जो राशि होती है वो राज्य सरकार देती है। महिलाओं के लिए अगर बात करते हैं तो महिलाओं के लिए इंटर सेक्शन तक बस्ता और उनकी फीस सरकार पे करती है। उसके बाद जो है इंटर पास करने के बाद 25,000 रुपये उनको जो है वजीफा दिया जाता है, जो उनकी शादी वगैरह में काम आता है। और ये अगर इनकी बात करूं तो 13 साल हो गए इनके भाजपा की सरकार। अगर मैं 6 साल अटल जी की जोड़ लेता हूं और 7 साल मोदी जी की जोड़, 13 साल हो गए। 13 साल में केंद्र में भाजपा की सरकार रही। इन 13 साल में भाजपा ने 5 कोई विकास कार्य पश्चिम बंगाल के लिए किया है तो वो बता सकते हैं। एक भी नहीं मिलेगा आपको विकास का। सोनार बांग्ला एक जुमला का दिया है, सोनार बांग्ला, और सब लोग उसी जुमले को लेकर के घूम रहे हैं। उस बात के लिए तो वो ये कह देते हैं ना सर कि हम तो योजनाएं लागू करना चाहते हैं लेकिन राज्य सरकार लागू होने ही नहीं देती। नहीं, तो फिर अटल जी, अच्छा चलिए ठीक है, हम लोगों ने लागू नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सीपीएम की गवर्नमेंट थी, तब कौन सी योजना रोक दी थी? ये केवल सिर्फ लोगों को बरगालने का काम करते हैं। इनके पास आईटी सेल का बड़ा मजबूत वो है और आईटी सेल के तो ये बरगलाते हैं। बरगाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है आईटी सेल के, तो ये कोई भी काम नहीं करते। जहाँ पे कोई काम नहीं हो पाता तो ये सब ऐसे बरगाते हैं। जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो इन्होंने कहा अब की बार 60 पार, दिल्ली में कहाँ 60 की जगह 3 पे आके अटक गए। झारखंड का चुनाव हुआ था तब उन्होंने अपना जुमला कसा था कि अब की बार 70 पार, कहाँ चले गए वो 70 लोग। जब आपके छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था वहां पे इन्होंने जुमला मारा। जब इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव हुआ वहां जुमला मारा। जब यहाँ पे आपके राजस्थान में चुनाव हुआ जुमला मारा। अब देखिएगा ये महाराष्ट्र में बैकडोर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके एक ही सिर्फ सिद्धांत है
साम दाम दंडभेद, किसी भी तरीके से कोई भी सरकार को गिराओ और अपनी सरकार बनाओ, जैसे कि गोवा में इन्होंने किया हुआ था, जैसे कर्नाटक में किया, जैसे कि मध्य प्रदेश में किया। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में तो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं सर, यहाँ तो सरकार गिराने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। महान महान काम कर रखे हैं, मैं उन महान कार्यों को आपको गिना रहा हूँ। इन्होंने कितने बड़े बड़े महान महान काम कर रखे हैं, मैं उन्हीं महान कार्यों को गिना रहा हूँ। अच्छा, एक बात और है यहाँ संजय चक्रवर्ती जी, मुझे एक बात आपसे जाननी आ रही है। राहुल आनंद जी, एक सवाल मुझे इनसे लेना है कि जब लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं वहां चुनाव प्रचार करने के लिए, तो टीएमसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कई नेता कह चुके हैं टीएमसी के कि उन्होंने तो फौज खड़ी कर दी, उनके तो ये सीएम आ रहे हैं, उनके तो वो सीएम आ रहे हैं, उनके तो ये सांसद आ रहे हैं। सर, उनके पास फौज है इसलिए वो खड़ी कर रहे हैं, तो इसमें पेट में दर्द क्यों? चमक धमक लेकर के पूरे भारतवर्ष से इनके जितने राज्य के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जितने कैबिनेट मंत्री है, यहाँ तक कि इलेक्शन में इन्होंने अपने सेंट्रल के मंत्री उतार दिए। मैं राहुल आनंद जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि राहुल आनंद जी अगर इसका जवाब दे सकते हैं तो प्लीज जनता के बीच में ये जवाब जरूर दीजिएगा। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये जो 4 सांसद आप लोगों ने उतारे हैं, अगर हम मानते हैं कि ये तो नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी हम कैसे जीत गए, चारों जीत गए, तो फिर लोकसभा का जो है उपचुनाव होगा, ये उपचुनाव लोकसभा का क्या भारतीय जनता पार्टी अपने खर्चे में करेगी, ये सरकार के ऊपर फिर से बोझ डालेगी? सरकार क्या आपके जनता के ऊपर बोझ डालेगी? आप लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव का गेम खेलते हैं और कुछ नहीं करते। ये इसका क्या जवाब है आपके पास? आपने सांसदों को उतारना पड़ा, क्या आपके पास लोग नहीं? क्योंकि वाकई में लोग नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ा टीएमसी से कोई टूटे, कोई कांग्रेस से टूटे, कोई सीपीएम से टूटे और उनको आप अपना खड़ा करें। आप अपने लोगों को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्यों आपको अपने सांसदों तक की जरूरत पड़ गई? क्यों आपके पास इतने कार्यकर्ता कोई भी नहीं है जिसको आप एमएलए तक के लिए खड़ा कर सके? ये सब का जवाब आपको जनता के बीच में जाकर के देना पड़ेगा। सिर्फ सोनार बांग्ला का जुमला कसने से सोना का बांग्ला नहीं हो पाएगा। आपने आज तक 7 साल जो आप सरकार में हैं, तो 7 साल में आपने केंद्र की तरफ से ऐसा कौन सा काम बंगाल के लिए किया कि आप कहते सोना? आपने कितने राज्यों को सोने का बना दिया? एक कोई राज्य बता दीजिए जिसको आपने सोने का बना के रखा। चलिए राहुल आनंद जी से जवाब ले लेते हैं सर इसका, कितने राज्यों को आपने सोना बना दिया, बताइए राहुल आनंद जी। और जो उन्होंने सवाल किया कि 4 सांसदों को आपने टिकट दे दिया, मान लीजिए अगर वो जीत गए तो फिर? मैं बताता हूँ काजल जी, मैं इनको सारा चीज एक एक करके बता देता हूँ। पल्लवी जी, मैं सारा चीज एक एक करके बता देता हूँ। मैं इनके क्वेश्चन को नोट कर रहा था और मैं इनको बता दूं, इन्होंने जो कहा कि किसान सम्मान निधि की जो बात इन्होंने छेड़ी, तो मैं इनको बता दूं कि सबसे पहली बात यह है कि किसान सम्मान निधि अगर आप दे रहे हैं 10,000 तो आप दीजिए, लेकिन जो 6,000 हम दे रहे हैं हमें भी देने दीजिए, क्योंकि क्या है कि वो आपके राज्य के किसान सशक्त बनेंगे। और मैं फिर बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, गलत बात है, बीच में नहीं सर, गलत बात है। शिष्टाचार में अगर आप डिबेट करिए तो आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ तो आप सुनिए। शिष्टाचार में हम लोग आते हैं। देखिए, यही टीएमसी के कार्यकर्ता और नेताओं का यही हाल है, वो हल्ला करते हैं। देखिए, वो हल्ला करते हैं। मेरी बात को शुरू होने दीजिए ना। ठीक है संजय जी जवाब पूरा हो जाने दीजिए सर, जवाब पूरा हो जाने दीजिए। संजय चक्रवर्ती जी जवाब पूरा हो जाने दीजिए सर। लिंक जो है आधार से लिंक है या नहीं है अकाउंट में, इसका बताइए। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार जवाब पूरा हो जाने दीजिए, बताइए। अब जो ये आधार से जो लिंक की जो आप बात कर रहे हैं, तो आधार से लिंक जो भी खाते होते हैं उसके लिए क्या है कि उसके लिए राज्य को पैसा जाता है डायरेक्ट। किसी भी राज्य में डायरेक्ट केंद्र सरकार किसी के खाते में पैसा नहीं डालती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हुए हैं, आपको ये बात को पता होना चाहिए। दूसरा बात, आपने कहा कि विकास नहीं किया। हमने अपने मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें लिखी हैं, चाहे वो 370 हो, 35 हो, राम मंदिर हो या जो भी हो, हमने उन सारे चीजों को किया है। सुनिए, ऐसे ही हमारा नया भारत का जन्म नहीं हुआ है। हमारे भारत में वही आर्मी है, वही लोग हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की तरह उनकी शक्ति का अनुसरण कराया है। आज वही लोग कहां कहां घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते हैं, एयर स्ट्राइक कर देते हैं। ये वही लोग हैं। हमने कितने लोगों को भर्ती करा दिया है, हमने ज्यादा लोगों को नहीं भरा है, लेकिन ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपके पास इच्छा शक्ति कितनी है किसी भी चीज को करने के लिए। अब आप जो आपने कहा 70 पार 60 पार, तो वो जनता का एक आदेश है जिसको हम स्वीकार करते हैं। कम से कम हमने ये तो नहीं कहा कि ईवीएम को सेट कर लिया गया है, हम उस चीज को माने, ये हमारी ईमानदारी है, इसको मानना चाहिए, इसको आपको भी मानना चाहिए। अब मैं आता हूं महाराष्ट्र के ऊपर। महाराष्ट्र में वसूली की सरकार चली है। किसी भी अधिकारी पे इतना भी दबाव नहीं देना चाहिए कि वो डायरेक्ट अंबानी से पैसा मांग ले, जो वहां पे हुआ है और जो चल रहा है।
और जो बैकडोर की जहां तक आपने बात की है, आपने मौका दिया है सर, आपने मौका दिया है महाराष्ट्र में, आपने वसूली कराया। सरकार वेलफेयर के लिए चुनी जाती है, ना कि वसूली करने के लिए चुनी जाती है। अब मैं आता हूं, जो आपने कौरवों की सेना की बात की, तो मैं आपको बता देता हूं, ये वो अर्जुन का रथ है जिसको भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं, और उसे कहां से अपने लक्ष्य को भेजना है वो उसको पता है। शायद यही बेचैनी है जो टीएमसी के लोगों को पता है, और उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। जिस प्रकार से हमारा जनादेश बढ़ रहा है, ये देखकर लोगों की बेचैनी है। और मैं आता हूं आपके 4 सांसदों वाली बात पे, तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन आपने एक चीज का वर्णन किया है जो आपकी बात बहुत अच्छी लगी, जो आईटी सेल की आपने बात की है। हमने एक सर्वे करा है और वहां की जनता का आम राय को जाना है, उन जनता के कहने पे इन लोगों को उतारा गया है। और आपको एक बात पता होना चाहिए, कहीं भी जब उपचुनाव होते हैं तो उसकी सरकार ही उसका खर्च उठाती है, वो सारा निर्णय लेने का काम चुनाव आयोग का होता है, जो करती है। और मैं आपको बताता हूँ, जनता का पैसा होता है, टैक्स का पैसा है, जो विकास जनता का पैसा तो अभी भी लग रहा है, जनता का पैसा तो अभी भी लग रहा है, जनता का पैसा तो अभी भी लग रहा है ना। जनता का पैसा लग रहा है, इसलिए जनता का विकास हो, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। ये तो विपक्ष और पक्ष दोनों को देखना रहेगा कि जनता का विकास ना रुके। राहुल आनंद जी, माफी चाहूंगी, समय की कमी है इसलिए मैं टोक रही हूं। सर शुक्रिया आप तमाम चर्चा के लिए, दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर इस समय सियासत अपने चरम पर है और गहमा गहमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां ममता बनर्जी पर निशाना साधा, तो वहीं ममता दीदी भी मंच से बीजेपी को साफ तौर पर घेरती हुई नजर आई। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस जंग का आखिर सिकंदर कौन होगा। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। सूबे ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ